क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या बोला हुआ है। अ स्टूडेंट अपियर्स फॉर टेस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में अपियर हो रहा है, ठीक है ना। द स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इफ ही पासिस आदर इन टेस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड और टेस्ट फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड में पास हो जाए या फिर फर्स्ट और थर्ड में पास हो जाए। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट पासिंग इन द टेस्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी है पी, सेकेंड में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्यू है और थर्ड में पास होने की प्रोबेबिलिटी है हाफ। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इज 1/2। तो देखो स्टूडेंट कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, फर्स्ट में पास हो जाए, सेकेंड में पास हो जाए लेकिन थर्ड में फेल हो जाए, ठीक है ना। या फिर दूसरा केस, और ये तीनों ही केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जो तीन केस बनेंगे कौन कौन से, तीसरा क्या बनेगा वो अभी समझना। दो दिए हुए हैं यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं फर्स्ट में पास हो, ठीक है ना, तो सेकेंड में फेल हो जाए और थर्ड में क्या हो जाए, पास हो जाए। सही है, फर्स्ट में पास हो या थर्ड में पास हो। तो सेकेंड में फेल हो गया है ना, इसमें थर्ड में फेल हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है तीनों में पास हो जाए, फर्स्ट में भी पास हो जाए, सेकेंड में भी पास हो जाए और थर्ड में पास। तीनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अगर ये वाली इवेंट होगी तो ये नहीं, ये दोनों नहीं होंगी। अगर ये होगी तो ये दोनों नहीं होंगी, और अगर ये होगी तो ये दोनों नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। या हम ऐसे लिख दें, भाई ये वाली इवेंट अगर होगी तो ये दोनों नहीं होंगी, अगर ये इवेंट होगी तो ये दोनों नहीं होगी, अगर ये वाली इवेंट होगी तो ये दोनों नहीं होगी, ठीक है ना। तो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसलिए एडिशन हो गया। एंड दैट इज इक्वल टू गिवन एज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू सक्सेसफुल इज 1/2, ठीक है। अब ये सारी इवेंट्स, फर्स्ट में पास होना, सेकेंड में पास होना, थर्ड में पास होना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या बनेगा, ये P इंटू क्यू इंटू थर्ड में पास ना हो, पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, वो भी 1/2 हो जाएगा। इसमें फर्स्ट में पास हो जाए, सेकेंड में पास ना हो तो 1/q, और थर्ड में पास हो जाए 1/2। तीनों में ही पास हो गया तो P इंटू क्यू इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 तो ये कैंसिल हो जाएगा सब जगह से। बाकी देखो क्या बना अपने पास, ये आ गया PQ प्लस 2PQ, तो यही हो गया, प्लस ये बन जाएगा कितना, P माइनस PQ, ये हो गया, इज इक्वल टू हो गया 1। तो एक ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो P कॉमन आ गया Q प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन बन रही है अपने पास। अब ये देखो कौन कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहा है। ए ऑप्शन अगर देखें, P अगर हम 1 लें और Q 0 लें तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखें P इंटू P प्लस क्यू, सॉरी Q प्लस 1 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। देखो ये 1 हो गया, ये 1, तो 1 आ गया। ए ऑप्शन सही हो गया। बी ऑप्शन चेक करो, P 2/3 ले और P हमने 2/3 लिया और Q लिया 1/2, तो इसमें P इंटू क्यू प्लस 1 कितना आ रहा है, चेक करो ज़रा। ये 2/3 इंटू 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, ये भी 1 आ रहा है। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन देखो, P हमने लिया 3/5 और Q ले रहे हैं 2/3, ये रख के देखो ज़रा कितना आएगा, P इंटू क्यू प्लस 1 दैट इज हाउ मच, 3/5 इंटू ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1, ऊपर 5 आएगा, कैंसिल हो जाएगा 3, ये भी 1 आ गया। इसका मतलब सी भी सही हो गया और डी भी सही है, क्योंकि लिखा हुआ देयर आर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ पी क्यू, ऐसे तो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज है। पी लेते जाओ 0 से 1 के बीच में और उसके अकॉर्डिंग क्यू वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो ए बी सी डी ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, लेक्चर नोट्स में ऐसा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो ध्यान देना है इसमें। इफ 4 होल नंबर्स टेकन एट रैंडम आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, तो 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई टुगेदर कर रहे हैं, एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं, देखो प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज, देखो ए पार्ट हमें अगर चेक करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 1, 3, 7 और 9। तो ये लास्ट डिजिट 1, 3, 7 या 9 तभी आएगा जब नंबर जो लोगे उसमें यूनिट प्लेस में 1 हो या 3 हो या 7 हो या 9 हो। तो यूनिट प्लेस में देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है टोटल। लेकिन अगर तुम्हें
4 नंबर्स मल्टीप्लाई करने एक साथ, उसके यूनिट प्लेस में 1, 3, 7 या 9 आए, तो हमें वही नंबर लेना होगा जो यूनिट प्लेस में जिसके 1 हो या 3 हो या 7 हो या 9 हो। मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई भी 4 नंबर्स लो, उसके यूनिट प्लेस में 1 हो या 3 हो या 7 हो या 9 हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस में इन्हीं 4 में से कोई नंबर मिलेगा। तो हम कहेंगे पहले वाले केस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी ऑफ, जो हम नंबर्स ले रहे हैं उसमें 1 हो या 3 हो या 7 हो या 9 हो, ठीक है ना। साथ में यही चीज़ दूसरे के लिए भी है, दूसरे नंबर लें उसमें भी यही होना चाहिए यूनिट प्लेस में, तीसरा हो उसमें भी यही यूनिट प्लेस में होना चाहिए, चौथा नंबर लें तो उसमें भी इन चारों में से ही कोई यूनिट प्लेस में होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, ये देखो, ये चारों ही इवेंट्स कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है ना। किसी भी नंबर को सिलेक्ट करोगे उसमें 1 आए या 3 आए या 7 आए या 9 आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब ये इंडिपेंडेंट होगा तो ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में तो 1, 3 या 7 या 9 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 4/10, क्योंकि 1 हो, कोई भी एक नंबर एट रैंडम सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके यूनिट प्लेस में 1 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो या फिर 9 हो, ठीक है ना। तो 4 फेवरेबल वेज हो गए एक तरह से और टोटल वेज हो गए 10, तो 4/10 इंटू, अब पहले वाले नंबर में ऐसा हो, दूसरा नंबर में भी ऐसा हो कि दूसरे नंबर में भी डिजिट या तो यूनिट प्लेस में 1 हो या 3 हो, 7 हो या 9 हो, तो इसके लिए 4/10, क्योंकि इन्फाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं, एक सिलेक्ट कर लो तो वैसे भी इंडिपेंडेंट ही होगा भाई। पहले डिजिट में, आप पहले वाले नंबर में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि दूसरे डिजिट में, दूसरे नंबर पे यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही हो गए, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो अपना आ गया, देखो कितना आ गया, ये ऊपर हो जाएगा, देखो 1/5, 2/5, 2/5, 2/5, नहीं 4 नंबर है ना, एक और आएगा इसमें, इंटू 4/10 और बनेगा, 4/10 और बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं ये बन गया 4/10 होल पावर 4, जो कि ऑब्वियसली 2/5 हो गया, तो 2 का पावर 4 16 हो गया, और ये 5 पावर 4 625 हो गया। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया। अब बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 5, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले वो वाला केस निकालो जब यूनिट प्लेस में क्या हो, यूनिट प्लेस में या तो 1 हो, ठीक है ना, या 3 हो या 7 हो या 5 हो या 9 हो, तो इसमें भी अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालोगे 1 हो या फिर 7 हो या फिर 1, 3, 7, 5 या फिर 9, इनमें से कोई भी हो, तो ऐसा होने के लिए हम ये कहेंगे कि फेवरेबल वेज 5 होंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस में इन्हीं में से कोई नंबर होगा, तभी हमें जब चारों नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो यूनिट प्लेस में 1, 3, 7, 5 या 9 आएगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल 5, टोटल 10। ऐसे 4 नंबर सिलेक्ट कर रहे हो, चारों को प्रोडक्ट करोगे तो 5/4, 5/10 होल पावर 4 आ जाएगा। इसका मतलब ठीक है, बस ऐसे ही लिखा रहने दो, वैसे तो 1/2 होल पावर 4 लिख सकते हैं। तो हमें निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि यूनिट प्लेस में क्या डिजिट हो, 5 हो, यूनिट प्लेस में 5 हो, यूनिट प्लेस में 5 हो। तो हम क्या कहेंगे, वो वाला केस ले लो जब यूनिट प्लेस में 1 हो या 3 हो या 7 हो या 5 हो या 9 हो, लेकिन उसमें से वो वाला हटा दो जब यूनिट प्लेस में 1 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 9 हो, ठीक है ना। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी अपनी, ये 4/10 होल पावर 4 था, और ये आया ये तो 5 है, 5, और यहाँ कितना आया, यहाँ आया ये 4/10 होल पावर 4। देखो नीचे हमने कुछ सिंप्लीफाई नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन में जो है नीचे 10 पावर 4 दिया है, तो नीचे 10 पावर 4 रखेंगे, ऊपर सिंप्लीफाई कर लो। 5 पावर 4 कितना हो जाए, 625 में से 4 पावर 4 है ना, 16 स्क्वायर, माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 369। ओके, इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही हो गया, ए ऑप्शन सही था, बी ऑप्शन भी सही हो गया। अब सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। सी ऑप्शन में देखो क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 0, लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 0, लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट 0 हो तो प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट प्लेस जो में 0 हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - p ऑफ नॉन जीरो,
नॉन जीरो नंबर। अब नॉन जीरो नंबर देखो हमें कैसे मिलेगा, इनफैक्ट ये तब मिलेगा जब 1 माइनस पी ऑफ नॉन जीरो हो। तो पहले पी ऑफ नॉन जीरो निकालते हैं, पी ऑफ नॉन जीरो। तो पी ऑफ नॉन जीरो के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूनिट प्लेस में नॉन जीरो हो, लास्ट डिजिट प्रोडक्ट जीरो हो, नॉन जीरो। नॉन जीरो हमें तब मिलेगा जब यूनिट प्लेस में क्या आए, 1 आए या फिर 2 आए या फिर 3 आए या फिर 4 आए, 5 नहीं लेंगे, या फिर 6 आए या फिर 7 आए, फिर 8 आए या फिर 9 आए, और प्लस वाला केस भी ले लेंगे जब यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है। सही ना, जब यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है वो वाला भी ले लेंगे। तो ये वाला हमने लिया है 1 2 3 4 6 7 8 9। ये क्यों लिया है कि जब इनमें से कोई भी नंबर, मतलब कोई भी नंबर ऐसा लोगे जिनके यूनिट प्लेस में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या फिर 9 हो, तो ऐसे चारों नंबर्स लोगे जिनके यूनिट प्लेस में इन्हीं में से कोई नंबर है, तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएंगे, वो चेक कर सकते हो। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/10 होल पावर 4 माइनस, सॉरी प्लस, अब 5 वाला अलग से निकाल लो, 5 वाला हम निकाल ही चुके हैं। देखो 5 वाला पहला वाला पार्ट था, पहला वाला पार्ट था कितना था, 16/625। 16 बाई मतलब 16 क्या, ये कितना आया था, उससे पहले लिखो 4/10 है ना, 4/10 होल पावर 4। ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर तो आएगा देखो 2/10, 2/12 हो जाएगा ये, 2/3, 3 4 जा 12 माइनस और प्लस हो जाएगा 4, ये कितना हुआ 4/4। तो 2 पावर कितना हो गया, ये 4/4 बना। 1 मिनट, ये कौन सा केस लिया है, 5 वाला लिया है ना अपन ने, यूनिट प्लेस में 5 हो तो बी ऑप्शन था, सॉरी क्या है ये, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। इसका मतलब ये नहीं आएगा, गलत लिख दिया अपन ने यहाँ पे। ये कितना है 369/10^4। ठीक है। तो ये 369 और ऐड कर दो और नीचे 10^4 बन ही जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो 2/12 कितना हो जाएगा, 10^24, ये तो 2/10 होता है, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4 4 16 96, ये हो गया, और 4 0 हो गया। ठीक है ना। और इसमें 369 ऐड कर दो, 369 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, 369 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रही है 6 5 1 10 से 16 4 4। तो ये आ गया हमारे पास 4465 डिवाइडेड बाई 10^4, ऑब्वियसली जो कि सी से भी नहीं मैच कर रहा है। नहीं, ये तो अपने पास पी ऑफ नॉन जीरो आ गया, हमें पी ऑफ जीरो निकालना है। पी ऑफ जीरो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4465 डिवाइड बाई 10^4। इसका मतलब ये बना 10,000 माइनस 4465 डिवाइडेड बाई 10^4। इसका मतलब ना तो सी वाले से मैच करेगा और ना डी वाले से, ना तो सी वाले से और ना ही डी वाले से। 10,000 में 4465 आएगा तो 5,000 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है। इसका मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए, जबकि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और बी ऑप्शन करेक्ट हो गए। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था ये। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस। पहला ऑप्शन ए चेक करते हैं, कह रहे हैं पी ऑफ ए गिवन बी। अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो ये हमारे पास आता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ, सॉरी ए यूनियन बी हो जाएगा। सही है ना, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना है, पी ऑफ बी, पी ऑफ बी। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम लिखना चाहेंगे ऐसे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी -1 कर दो, नीचे आ गया पी ऑफ बी, करेक्ट। और यहाँ 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 तो इसके साथ ले लिया और 1 सब्ट्रैक्ट किया वहाँ ले गए। नहीं, सब्ट्रैक्शन वाला यहाँ लेना है, सॉरी, सब्ट्रैक्ट किया और इतना ही ऐड किया। तो दूसरे वाले पार्ट को अलग करो, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी।
ध्यान से देखो, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये जो अपने पास क्वांटिटी लिखी है, पी ऑफ बी तो नॉन जीरो है ही। पी ऑफ ए यूनियन बी अगर 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और 0 के अलावा कुछ भी रखोगे यहाँ पे 1 के अलावा कम आएगा, तो ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। 0 हो सकता है, कब हो सकता है? ए यूनियन बी, जब पी ऑफ ए यूनियन बी जब 1 हो जाए, हो सकता है बिल्कुल सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए यूनियन बी। इसका मतलब ओवरऑल जो क्वांटिटी है पी ऑफ ए गिवन बी, ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी -1 डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, प्रोवाइडेड कि पी ऑफ बी 0 ना हो। तो ए ऑप्शन सही हो गया। तो लिखा होना चाहिए यहाँ इफ पी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ग्रेटर नॉट इक्वल टू दिस इफ पी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। चलो आगे बी ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन तो सही हो गया, बी ऑप्शन लिख लो। बी ऑप्शन देखते हैं। अब बी ऑप्शन में कह रहे हैं कि पी ऑफ ए यूनियन बी, तो पी ऑफ ए यूनियन बी के लिए देखो, ए यूनियन बी बार देखना है हमें, तो एक वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ध्यान से देखना, ये वाला सेट हमने लिया ए और ये लिया हमने बी, ठीक है ना, ये ए है और ये बी है। अब यूनियन बोल रहे हैं तो ए का यूनियन बी बार के साथ, ए यूनियन देखो जरा, हम यहाँ पे शेडिंग कर देते हैं। ए यूनियन पी ऑफ ए, तो ये पूरा हो गया, और इसका यूनियन किसके साथ? बी बार के साथ, तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा इसमें, बी के बाहर का पार्ट, ठीक है ना। ये जो ऐसे किया बी के बाहर का पार्ट हो गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया ये, ठीक है ना। अब जरा देखो, अगर ये हो गया अपने पास, तो अगर हम यहाँ पे बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बार, तो क्या कहोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बार होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बार, ये ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सही है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल कह सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, तो क्या ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बार हो गया? क्या नहीं है? तो डायग्राम से पता चल रहा है भाई, ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बार तो ये वाला होगा। अगर एक बार डायग्राम और बनाए तो ये वाला एलिमेंट, तो ये राइट साइड में लिखा है वो तो सिर्फ कौन सा पोर्शन हुआ, ये अगर ए बोल रहे हो और ये बी बोल रहे हो, तो ये अपने पास हुआ ओनली ए, ये वाला पार्ट हुआ, जो कि ऑब्वियसली मैच कर ही नहीं रहा है, वहाँ तो पूरा शेडिंग वाला पोर्शन होगा। तो ही अब इसमें पूरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये हो गया पी ऑफ ए यूनियन बी बार, दैट इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब सी ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन क्या है। सी ऑप्शन में कह रहे हैं पी ऑफ ए यूनियन बी, जबकि दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ से बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। सही है, बी ऑप्शन गलत था अपना, बी ऑप्शन गलत हो गया, ए सही था, बी गलत हो गया, सी सही हो गया। अब डी और चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में अब देखो जरा ध्यान से, डी ऑप्शन में ये कह रहे हैं पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस, तो पी ऑफ ए यूनियन बी, जो पहले हम जरा देखें पी ऑफ ए यूनियन बी कितना बन रहा है। पी ऑफ ए यूनियन बी लिखोगे तो आएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। अच्छा, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 0 है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे तो ये तो 0 हो गया। सही। अच्छा, अब जरा राइट हैंड साइड देखो, जरा राइट हैंड साइड इतना आएगा क्या? ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड है अपने पास 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार। जरा ध्यान से देखो, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो पी ऑफ ए बार मतलब 1 माइनस पी ऑफ ए हो गया इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी हो गया, ये भी सही है।
कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आएगा माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी, तो पी ऑफ ए बन गया और प्लस पी ऑफ बी बन गया, और क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन आगे माइनस, तो माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बन गया। तो देखो ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब पी ऑफ ए इंटू बी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी जीरो हो। तो ये तो जीरो है नहीं भाई, जरूरी नहीं है पी ऑफ ए जीरो हो गया या पी ऑफ बी। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये कहीं नहीं है कि पी ऑफ ए या पी ऑफ बी में से कोई एक जीरो होगा, उनका इंटरसेक्शन जीरो होगा। दैट इज राइट, दिस वन इज जीरो, बट ये इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। सो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में ये बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंट हैज 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स। टोटल कितने, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं, टोटल 10 है। ठीक है, लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी इवेंट्स। नॉन एम्प्टी इवेंट्स का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जीरो नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट बी जीरो नहीं हो सकता है, तभी तो नॉन एम्प्टी इवेंट्स हैं ये, तभी बोलेंगे ऐसा। इफ ए कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम्स, तो ये तो बोल ही दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 4 है। द नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी, हमें बताना है नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी। मान लो ये x है, दिस वी हैव टू फाइंड, राइट, दिस वी हैव टू फाइंड, x हमने ले लिया। नंबर ऑफ आउटकम्स दैट बी मे हैव सो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो ए और बी इंडिपेंडेंट हो, इसके लिए हम ये कहेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, करेक्ट। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टी। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं भाई, या तो ये जीरो हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4, क्योंकि ए में 4 एलिमेंट हैं, तो ए और बी में 4 से ज़्यादा कॉमन हो ही नहीं सकता है। ए इंटरसेक्शन बी में 4 से ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ए में ही 4 एलिमेंट है मैक्सिमम, तो इंटरसेक्शन में 4 से ज़्यादा एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ए इंटरसेक्शन बी या तो 0 हो, या 1 हो, या 2 एलिमेंट हो, या 3 हो, या फिर 4 हो। इसको हमने टी लिया है अभी, तो टी की ये पॉसिबल वैल्यूज हो, तो इसको हम लिखेंगे टी डिवाइड बाई, ये तो सैम्पल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। पी ऑफ ए ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 4/10 हो जाएगा। पी ऑफ बी एक्स एलिमेंट है, नीचे आएगा 10, तो यहाँ से हमारे पास देखो x आ गया कितना, ये तो हो जाएगा कैंसिल, x हो गया 5/2 इंटू टी। अब देखो t अगर हमने जीरो लिया, t अगर जीरो लिया, t जीरो लिया, तो यहाँ से x कितना आएगा, ये मेन इक्वेशन बन गई। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू देखनी है, x ही अपने को फाइंड करना है क्या क्या हो सकता है। नंबर ऑफ आउटकम्स दैट बी में है, तो ये तो जीरो हो गया, तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बोला हुआ है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये तो ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब टी 1 लोगे, 1 ले नहीं पाओगे, क्यों नहीं भाई, 1 क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि x आ जाएगा 5/2, नॉट पॉसिबल, ये तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। टी 2 लोगे तो हमारे पास x आ जाएगा 5, ये पॉसिबल है। टी अगर 3 लोगे तब भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें x आ जाएगा कितना 5/2 इंटू 3, ये भी नेचुरल नंबर नहीं आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना ये तो। t इज इक्वल टू 4 लोगे तो x कितना आएगा 5/2 इंटू 4 कितना हो गया 10, ये पॉसिबल है। इसका मतलब x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है 5, 10। तो b में 5 एलिमेंट हो सकता है या फिर 10 एलिमेंट हो सकता है। इसका मतलब a, B, A, D, दीज 2 ऑप्शंस आर राइट। आ गया समझ में?